बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। माई सेल्फ खिज़र अहमद उसामा और आप देख रहे हैं एमके प्रिपरेशन का यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट, जैसे कि आपको पता है एमडी कैट का आज पेपर हुआ है और उस पेपर के जो सॉल्यूशंस हैं वो स्टेप बाय स्टेप एमके प्रिपरेशन के प्लेटफॉर्म से उनके सॉल्यूशंस जो है वो अपलोड किए जा चुके हैं। इससे पहले इंग्लिश और जो बायो का पार्ट है, बायो का पार्ट ए जो है वो अपलोड किया जा चुका है, जो कि जिसके जो लिंक्स हैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मौजूद होंगे और आप हमारे चैनल पर भी जाके उन वीडियोस को विजिट कर सकते हैं, जो आपको मदद देगा कि आप अपने जो एक्सपेक्टेड मार्क्स हैं उनको कैलकुलेट कर सकें। और उसके बाद इंशाल्लाह एमके प्रिपरेशन के प्लेटफॉर्म से एक पोल क्रिएट किया जाएगा जहां से हम हमारे जो एस्पायरेंट्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनके जो मार्क्स हैं उनका इनपुट लेने के बाद आपको एक रफ सा आइडिया देंगे कि जो एक्सपेक्टेड मेरिट है वो कहां पर फॉल करेगा। आज के सेशन में हम डिस्कस करने जा रहे हैं जो इसका एमडीकेट के पेपर का जो फिजिक्स वाला पोर्शन था उसके जो क्वेश्चंस, उनके सॉल्यूशंस और उनका जो कंप्लीट डिस्कशन है वो इसके अंदर करेंगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन थे हमारे इसके वो 126 से स्टार्ट हो रहे हैं। पहला जो क्वेश्चन था फिजिक्स से रिलेटेड, दैट इज इफ परसेंटेज यील्ड एंड एक्चुअल यील्ड इज 80 ग्राम एंड 20 ग्राम रिस्पेक्टिवली, व्हाट विल बी द थ्योरेटिकल यील्ड। तो यहाँ पर जो परसेंटेज यील्ड है उसकी थ्योरेटिकल और उसकी दी गई है, एक्चुअल यील्ड और परसेंटेज यील्ड जो वो दी गई है, और उन्होंने थ्योरेटिकल यील्ड के बारे में पूछा। तो फॉर्मूला जो होता है उसका परसेंटेज यील्ड का वो होता है एक्चुअल यील्ड ओवर थ्योरेटिकल यील्ड मल्टीप्लाई बाय 100। इसको हम रीअरेंज करेंगे फॉर थ्योरेटिकल यील्ड और उसके अंदर 20 ग्राम और 80 की जो वैल्यूज है वो पुट करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा दैट इज 25 ग्राम। सो राइट आंसर इज 25 ग्राम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, द यूनिट ऑफ टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी इज। तो टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी का जो यूनिट होता है वो पर केल्विन या पर डिग्री सेल्सियस होता है। तो दैट इज व्हाई इसका जो आंसर होगा दैट इज 1/K, क्योंकि पर केल्विन जिसको हम K पावर -1 लिखते हैं उसका एक्चुअली मीनिंग 1/K ही होता है। सो राइट ऑप्शन इज बी, 1/K। Next question is the work done by the gravitational force on an object as it moves from a reference level to higher point। अब एक रेफरेंस लेवल से कोई ऑब्जेक्ट जो है वो अपवर्ड जा रहा है तो उसके ऊपर जो ग्रेविटेशनल फील्ड है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसके बारे में पूछा गया है। तो हमारा जो वर्क डन होता है दैट इज इक्वल टू FD cos थीटा, और ये थीटा जो है वो इसकी जो साइन है उसको डिटरमिन करेगा, क्योंकि हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है वो ऊपर की तरफ जा रहा है और जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो नीचे की तरफ लग रही है। तो जो एंगल इसमें हमारे पास बनेगा दैट इज 180 डिग्री। तो 180 डिग्री को जब हम पुट करेंगे तो हमारे पास जो इसका आंसर आ जाएगा दैट इज -1, और जो फाइनल रिजल्ट हमारे पास आ जाएगा दैट इज F इज इक्वल टू -FD, विच मींस कि जो उस पे वर्क डन होगा दैट विल ऑलवेज बी नेगेटिव। ओके जी, फर्दर मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, इफ टू स्पीकर्स एमिट साउंड एट द सेम फ्रीक्वेंसी, कि अगर दो स्पीकर्स जो है वो सेम फ्रीक्वेंसी पे साउंड एमिट कर रहे हैं, मैक्सिमम लाउडनेस अकर्स व्हेन। तो यहाँ पर जो दो सोर्सेज हैं वो सेम फ्रीक्वेंसी की साउंड जो वो जनरेट कर रहे हैं, तो मैक्सिमम साउंड कब होगा? तो मैक्सिमम साउंड यानी कि जो मैक्सिमम लाउडनेस है तभी होगी जब जो उनका फेज डिफरेंस है दैट मस्ट बी द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द वेवलेंथ दैट इज n लैम्डा या 1 2 3 4 5 लैम्डा। तो जब तक हमारे पास इंटीग्रल मल्टीपल होगा लैम्डा का तो हमारे पास जो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी और लाउडनेस जो वो मैक्सिमम होगी। सो द राइट ऑप्शन जो यहाँ पर बनेगा वो लैम्डा बनेगा, क्योंकि सिर्फ यही एक ऑप्शन है जो इंटीग्रल मल्टीपल है लैम्डा का, और बाकी जो है वो हाफ की वैल्यूज में है जो कि डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस को इंडिकेट कर रहे हैं। सो राइट ऑप्शन विल बी बी, पार्ट डिफरेंस मस्ट बी लैम्डा। ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट अटेन्स टर्मिनल वेलोसिटी, कि एक ऑब्जेक्ट जब टर्मिनल वेलोसिटी को अटेन कर लेता है तो उसका एक्सेलरेशन क्या होगा। तो टर्मिनल वेलोसिटी की स्टूडेंट बात करें तो टर्मिनल वेलोसिटी होती है अगर किसी ऑब्जेक्ट को हाइट से ड्रॉप किया जाए तो उस पे लगने वाला जो ग्रेविटी की फोर्स है वो बैलेंस हो जाती है उसके अगेंस्ट जो एयर ड्रैग होता है उससे। जब ग्रेविटी और ड्रैग की ये फोर्स बैलेंस हो जाती है तो उसका एक्सेलरेशन जो है वो जीरो हो जाता है, क्योंकि वेलोसिटी चेंज नहीं होती। और ये जो टर्मिनल वेलोसिटी होती है कांस्टेंट वेलोसिटी है, तो अगर वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं है तो एक्सेलरेशन भी जो है हमारे पास क्या होगा, वो जीरो होगा। सो द राइट ऑप्शन विल बी बी, 0। ओके जी, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, 0.5 किलोग्राम बॉल मूविंग
एट 6 मीटर पर सेकेंड हैज काइनेटिक एनर्जी। एक बॉल है, उसका जो मास है वो 0.5 किलोग्राम है और 6 मीटर पर सेकेंड की जो स्पीड है उसके साथ वो मूव कर रहा है, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हमारे पास होता है 1/2 mv²। यहाँ पे जो मास है वो 0.5 किलोग्राम है, वेलोसिटी जो 6 मीटर पर सेकेंड है, और वैल्यूज को पुट करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, तो हमारे पास जो राइट आंसर आएगा दैट इज 9 जूल्स। सो ए विल बी द राइट आंसर, दैट इज 9 जूल्स। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, a fluid is flowing through a tube to undergo transition from laminar to turbulent flow, its velocity must be। कि एक फ्लूइड जो है वो ट्यूब में से पास कर रहा है और उसकी जो फ्लो है वो लैमिनार है, अगर आप उसको ट्रांजिट करना चाहते हैं टुवर्ड द टर्बुलेंट फ्लो तो उसकी वेलोसिटी क्या होनी चाहिए? तो स्टूडेंट, जो लैमिनार फ्लो है वो तब तक रहता है जब तक उसकी जो वेलोसिटी है वो क्रिटिकल वेलोसिटी से कम हो। जैसे क्रिटिकल वेलोसिटी से वेलोसिटी ज्यादा होती है, जो लैमिनार फ्लो है वो ट्रांजिट कर जाता है टुवर्ड्स द टर्बुलेंट फ्लो। तो अगर आपको टर्बुलेंट फ्लो चाहिए, ट्रांजिशन चाहिए, तो उसकी जो स्पीड है, वेलोसिटी जो है वो क्रिटिकल वेलोसिटी से ज्यादा होनी चाहिए। सो राइट ऑप्शन विल बी सी, ग्रेटर देन द क्रिटिकल वेलोसिटी। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, फॉर टू इक्वल पॉजिटिव चार्जेस, कि हमारे पास दो पॉजिटिव चार्जेस हैं, इक्वल उनकी मैग्नीट्यूड है, उन पर चार्ज है वो भी पॉजिटिव है, तो उनका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किस पॉइंट पर वीक होगा? दो चार्जेस जो है उनका जो फील्ड है, सेम चार्जेस, वो उनके मिड पॉइंट पर, जो उनका हाफ वे होगा, उस मिड पॉइंट के ऊपर उनका जो फील्ड है वो वीकेस्ट होगा। सो राइट ऑप्शन हमारे पास आएगा ए, मिड वे बिटवीन देम। Next question, a projectile is launched in air with a certain angle, its velocity is maximum at। तो स्टूडेंट्स, एक प्रोजेक्टाइल है, उसको लॉन्च किया गया है, तो जब वो प्रोजेक्टाइल अपनी मैक्सिमम हाइट तक पहुंचेगा तो इस पॉइंट पर आके उसका जो वर्टिकल कंपोनेंट है वेलोसिटी का वो जीरो हो जाएगा, ये वाला जो कंपोनेंट है ये जीरो हो जाएगा, बट हॉरिजॉन्टल जो कंपोनेंट है दैट विल बी देयर, जो उसको मूव करवा रहा है, तो यहां पर आके उसकी वेलोसिटी जो मिनिमम हो जाएगी, जीरो नहीं होगी, मिनिमम हो जाएगी। बट और जब उसके बाद वो नीचे की तरफ आएगा तो दोबारा से स्पीड गेन करनी शुरू कर देगा, बट नीचे आते हुए आगे से एयर ड्रैग होने की वजह से वो कभी भी वो वेलोसिटी गेन नहीं कर पाएगा जिस वेलोसिटी से वो लॉन्च हुआ है। तो उसकी जो मैक्सिमम वेलोसिटी होगी वो पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन इस पॉइंट पर होगी जहां पर उसको लॉन्च किया गया। उसके बाद जैसे जैसे वो आगे मूव करता जाएगा उसकी वेलोसिटी जो वो डिक्रीज होती जाएगी। अगर वो दोबारा अटेन भी करता है वेलोसिटी तो वो कभी भी इस वेलोसिटी तक नहीं पहुंच सकेगा जो उसके बाद पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन पर थी। सो द राइट ऑप्शन विल बी ए, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। ओके जी, नेक्स्ट मूव करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन है, इफ द डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस, के अगर दो चार्जेस के दरमियान जो डिस्टेंस है उसको हाफ कर दिया जाए और चार्जेस की जो मैग्नीट्यूड है ऑल्सो डबल्ड, उनकी जो मैग्नीट्यूड है उसको डबल कर दिया जाए तो फोर्स जो है उनके दरमियान वो क्या होगी? तो स्टूडेंट्स, दो चार्जेस के दरमियान जो फोर्स होती है वो हम कूलम्स लॉ जो है उससे कैलकुलेट करते हैं। कूलम्स लॉ जो होता है हमारे पास F = K × Q1 Q2 over R²। यहाँ पे Q1 और Q2 जो मैग्नीट्यूड है चार्जेस की, R उनके दरमियान डिस्टेंस है। अब अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट जो चार्जेस हैं उनकी मैग्नीट्यूड जो है वो डबल कर दी गई है। दैट इज Q1 जो है उसकी मैग्नीट्यूड जो नहीं बन गई दैट इज 2Q1, Q2 की जो मैग्नीट्यूड बन जाएगी दैट इज 2Q2, और इसी तरह जो डिस्टेंस है वो हाफ किया गया है तो R जो हमारे पास बन जाएगा दैट इज R/2। अब ये सारी वैल्यूज जब हम कूलम्स लॉ के अंदर पुट करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, तो एट द एंड आप देखेंगे कि ये ओरिजिनल फार्मूले का 16 टाइम्स बन चुका हुआ, यानी कि 16 टाइम्स ऑफ ओरिजिनल फोर्स, विच मींस द राइट ऑप्शन जो है वो 16 टाइम्स जो है वो इंक्रीज हो जाएगी ड्यू टू द इंक्रीज इन द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेस एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम। तो राइट ऑप्शन जो हमारे पास बनेगा दैट इज डी, 16 टाइम्स। ओके जी, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, इफ अ बॉडी हैविंग मास m1 2 किलोग्राम moving with 5 meter per second approaches another mass of m2 3 kilogram with speed of 1 meter second in the same direction। यहां पर हमारे पास दो मैसेज है, एक m1 है उसका मास है 2 किलोग्राम और उसकी स्पीड जो है वो 5 मीटर पर सेकंड है, और सेकंड मास हमारे पास 3 किलोग्राम और उसकी जो स्पीड है दैट इज 1 मीटर पर सेकंड है, और ये एक दूसरे को अप्रोच कर रहे हैं। दैट्स बात, एक की स्पीड ज्यादा है एक की स्पीड कम है, तो ए जो m1 है जिसकी स्पीड 5 मीटर है वो अप्रोच करेगा m2 की तरफ। अब रिलेटिव स्पीड जो है वो अप्रोच की वो 4 मीटर्स बनेगी, क्योंकि 5 - 1 अप्रोचिंग स्पीड जो उनकी 4 मीटर पर सेकंड बनेगी। अब रिलेटिव स्पीड ऑफ सेपरेशन आफ्टर द कोलिजन, अब यहां पर उन्होंने कहा है कि कोलिजन के बाद जो उसकी रिलेटिव स्पीड होगी सेपरेशन की वो क्या होगी? जो हमारे पास इलास्टिक कोलिजन होती है,
इलास्टिक कोलिजन में जो स्पीड ऑफ अप्रोच जो होती है वो इक्वल होती है रिलेटिव स्पीड ऑफ सेपरेशन की, क्योंकि किसी तरह का कोई एनर्जी लॉस नहीं होता इलास्टिक कोलिजन के अंदर। बिफोर एंड आफ्टर एनर्जी वही रहती है। तो इसके मतलब ये हुआ कि हमारे पास बिफोर कोलिजन जो स्पीड ऑफ अप्रोच है वो आफ्टर द कोलिजन जो स्पीड ऑफ सेपरेशन है उसके ऑलमोस्ट इक्वल होगी। अगर स्पीड ऑफ अप्रोच 4 मीटर पर सेकंड है तो स्पीड ऑफ सेपरेशन जो है वो भी 4 मीटर पर सेकंड होगी। सो द राइट ऑप्शन विल बी ए, 4 मीटर पर सेकंड। ओके जी, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, इफ p इज द मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट है उसका मोमेंटम जो है वो p गिवन है एंड m इज इट्स मास, मास उसका m है, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। एक हमारे पास ऑब्जेक्ट उसका मोमेंटम p गिवन है और उसकी काइनेटिक एनर्जी जो है और उसके बारे में पूछा गया है। तो हमें पता है काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला जो होता है 1/2 mv² होता है और जो मोमेंटम होता है दैट इज p इज इक्वल टू mv और यहां से v इज इक्वल टू p/m। इस v की वैल्यू को अगर हम यहां पे प्लेस करें तो हमारे पास उसकी आफ्टर द सिंप्लीफिकेशन जो रिजल्ट आ जाएगा दैट इज p²/2m। सो द राइट ऑप्शन विल बी b, p²/2m जो है उसकी काइनेटिक एनर्जी होगी। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ड्यू टू 2 इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस इज 100 न्यूटन पर कूलम, कि दो चार्जेस हैं वो इक्वल इन मैग्नीट्यूड है और उनके ऊपर चार्जेस जो है ऑपोजिट है, यानी कि अगर एक पॉजिटिव है तो दूसरा नेगेटिव है। इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द ई चार्ज इज डबल्ड, अगर दोनों चार्जेस की जो मैग्नीट्यूड है इसको डबल कर दिया जाए देन द इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट बिकम, तो उस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या होगा। अब सुनिए, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेस के, कि जिन चार्जेस की वजह से वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है, अगर चार्ज की मैग्नीट्यूड बढ़ाते हैं तो ऑब्वियसली जो उनका इलेक्ट्रिक फील्ड है वो भी बढ़ जाएगा। मतलब अगर आपने चार्ज जो है उसको डबल किया है तो उसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो भी आपके पास क्या हो जाएगा, डबल। तो दैट इज व्हाई E इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेस, जिसको 100 है, अगर आपने उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, डबल कर दिया, तो हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो भी डबल हो जाएगा, दैट इज 200 न्यूटन पर कूलम। सो द राइट आंसर विल बी C, 200 न्यूटन पर कूलम। ओके जी, नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इफ अ प्लास्टिक शीट ऑफ द रिलेटिव परमिटिविटी 2.5 is inserted between 2 point charges placed in vacuum, then the electrostatic force between them, के दो चार्जेस हैं, पॉइंट चार्जेस हैं, उनको वैक्यूम में रखा गया है और उनके दरमियान हम एक इस तरह का मटेरियल शीट इंसर्ट करते हैं जिसकी जो रिलेटिव परमिटिविटी है वो 2.5 है, तो उसका क्या इफेक्ट होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पे। तो स्टूडेंट्स जो हम कूलम की फोर्स में कूलम जो लॉ है उसकी मदद से जो फोर्स है वो ड्राइव करते हैं, दैट इज F इज इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन मल्टीप्लाई बाय Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। यहाँ पे ये जो एप्सिलॉन है ये असल में रिलेटिव परमिटिविटी होती है विच इज इक्वल टू K एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पर K की वैल्यू वैक्यूम के लिए होती है 1। अब चूंकि यहां पर उन्होंने खुद से जो मटेरियल शीट इंसर्ट की है उसकी वैल्यू 2.5 दी हुई है, तो इन वैक्यूम अमूमन एप्सिलॉन जो है वो इक्वल होता है एप्सिलॉन नॉट के, बट यहां पर जो K की वैल्यू है 1 की बजाय 2.5 होगी, विच इज वाई जो ओवरऑल फैक्टर है वो 2.5 से ये फोर्स जो वो डिक्रीज कर जाएगी, बिकॉज F मीडियम इज इक्वल टू F वैक्यूम और ये फैक्टर K जो है उससे डिवाइड होगा और K की वैल्यू 2.5 गिवन है, वैल्यूज को पुट करेंगे तो ये हमारे पास उस सारी फोर्स को 2.5 के फैक्टर से डिक्रीज कर देगा। सो द राइट ऑप्शन विल बी बी, डिक्रीज बाय अ फैक्टर ऑफ 2.5। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन स्टेटमेंट हमारे पास, आफ्टर 3 हाफ लाइफ्स, ये हाफ लाइफ से रिलेटेड क्वेश्चन है। आफ्टर 3 हाफ लाइफ्स द रिमेनिंग फ्रैक्शन ऑफ अ रेडियो एक्टिव सैंपल, एक रेडियो एक्टिव सैंपल का 3 हाफ लाइफ के बाद जो सैंपल है वो कितना रह जाएगा। एज वी ऑल नो कि जो हाफ लाइफ होती है उसमें किसी भी सैंपल की जो क्वांटिटी है वो हाफ हो जाती है। अगर हम इसको n टाइम्स ले जाएं तो n हाफ लाइफ के बाद जो फ्रैक्शन बचेगी दैट इज 1/2 पावर बाय n, के हर एक टर्न में वो हाफ होगा और n टर्म्स में हो जाएगा 1/2 पावर n। और यहां से पूछा गया है फॉर 3 हाफ लाइफ, तो n की वैल्यू हम 3 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 1/2 पावर 3 विच इज इक्वल टू 1/8। 1/8 जो है उसकी क्वांटिटी रह जाएगी ओरिजिनल सैंपल की। सो द राइट ऑप्शन विल बी C, 1/8। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, इफ द horizontal range of a projectile becomes half of its maximum possible horizontal range। अच्छा, अब ये किसी एक पर्टिकुलर प्रोजेक्टाइल की बात कर रहा है कि एक जो पर्टिकुलर प्रोजेक्टाइल है उसकी हॉरिजॉन्टल जो रेंज है वो उसकी मैक्सिमम रेंज का हाफ है, तो
प्रोबेबल जो एंगल होगा प्रोजेक्शन का वो क्या होगा। अब इस कंडीशन को समझने की कोशिश कीजिएगा कि ये जो प्रोजेक्टाइल फायर किया जा रहा है, ये प्रोजेक्टाइल की जो मैक्सिमम रेंज है या उसकी वो उस सर्टेन कंडीशन में जो रेंज है वो उसकी मैक्सिमम का हाफ है। कंडीशन हमारे पास क्या है, मैक्सिमम रेंज का हाफ है। तो इस कंडीशन से हम क्या लेंगे कि हमारे पास जो रेंज होती है उसका फॉर्मूला होता है v स्क्वायर sin 2 थीटा ओवर g, और मैक्सिमम रेंज हम ऑब्टेन करते हैं 45 डिग्रीज पर। तो आर मैक्सिमम हमारे पास क्या हो जाएगा, v स्क्वायर ओवर g, बिकॉज sin 2 थीटा को 1 के इक्वल रखते हैं और थीटा यहां से 45 आ जाता है। तो आर मैक्सिमम यानी कि मैक्सिमम रेंज का हमारे पास फार्मूला क्या आ जाएगा, v स्क्वायर ओवर g, और जो कंडीशन हमारे पास है वो क्या है, r इज इक्वल टू 1/2 ऑफ r मैक्सिमम, यानी कि इस प्रोजेक्टाइल की जो रेंज है वो उसकी जो मैक्सिमम रेंज है उसका हाफ है। अब रेंज का फार्मूला हमारे पास क्या होता है, v स्क्वायर sin 2 थीटा ओवर g, और यहां पर हमें दिया गया 1/2, और r मैक्सिमम किसके बराबर होता है, v स्क्वायर ओवर g। तो v स्क्वायर ओवर g और ये v स्क्वायर ओवर g कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास आ जाएगा sin 2 थीटा इज इक्वल टू 1/2, और यहां से जो 2 थीटा विल इक्वल टू साइन इनवर्स 1/2, और ये 2 थीटा इक्वल आ जाएगा हमारे पास 30 डिग्रीज के, और इसको डिवाइड करेंगे तो थीटा हमारे पास आ जाएगा 15, यानी कि उसका जो एक्सपेक्टेड एंगल होगा दैट इज 15। सो राइट ऑप्शन विल बी ए इज इक्वल टू 15। ओके, नेक्स्ट हमारे पास स्टेटमेंट है, इसमें ट्रांसफार्मर्स के बारे में पूछा गया है। क्वेश्चन हमारे पास ये है स्टेटमेंट के एन आइडियल ट्रांसफार्मर इफ द प्राइमरी वोल्टेज इज डबल एंड द टर्न रेशियो रिमेन्स द सेम। अब दो कंडीशंस हैं, हम जो प्राइमरी वोल्टेज है यानी कि जो वीपी है उसको कर रहे हैं डबल, और जो टर्न रेशियो है विच इज एनएस ओवर एनपी उसको हमने रखा हुआ है सेम। तो कह रहे सेकेंडरी करंट के साथ क्या सलूक होगा, सेकेंडरी करंट की वैल्यू क्या होगी। तो आइडियल ट्रांसफार्मर में हमें पता है वीएस ओवर वीपी इज इक्वल टू एनएस ओवर एनपी, और उसके साथ साथ जो हमारा उसका करंट के साथ जो रिलेशन होता है वो थोड़ा सा उलट होता है, आईएस ओवर आईपी इज इक्वल टू एनपी ओवर एनएस। यानी कि अब जो वोल्टेज है वो डिपेंड कर रहा है सिर्फ टर्न्स पे, यानी कि वोल्टेज किस पे डिपेंड कर रहा है, टर्न्स की रेशियो पे। इस तरह जो करंट रेशियो वो इनवर्सली उस पे डिपेंड कर रहा है। यहां पे आप देखिए एनएस ओवर एनपी है और करंट की जो रेशियो थी वो एनपी ओवर एनएस है। तो वोल्टेज और करंट की जो डिपेंडेंस है टर्न रेशियो के ऊपर वो इनवर्सली है। अब अगर टर्न रेशियो को हम रखते हैं सेम तो हमारे पास क्या होगा, Vs इज इक्वल टू एनपीओ एनएस ओवर एनपी इज इक्वल टू वीपी, यानी कि Vs जो है वो जो सेकेंडरी वोल्टेजेस हैं वो भी डबल हो जाएंगे। अगर प्राइमरी वोल्टेज को डबल करते हैं तो सेकेंडरी वोल्टेज भी क्या हो जाएंगे, डबल। अब अगर सेकेंडरी वोल्टेज डबल हो जाएगा तो बाय दिस लॉ I इज इक्वल टू V ओवर R, और तो हमारे पास जो सेकेंडरी करंट है इट विल ऑल्सो बी डबल, यानी कि अगर हम वोल्टेज को सेकेंडरी वोल्टेज को डबल करते हैं तो हमारे पास जो सेकेंडरी करंट है वो भी डबल हो जाएगा। सो द राइट ऑप्शन विल बी A इज इक्वल टू डबल्स। ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है एन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ 90 इज, एक एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो 90 डिग्री है वो किसके इक्वल होगा, और इसको कंपेयर किया उन्होंने एक रेवोल्यूशन के साथ कि 90 डिग्री का एक रेवोल्यूशन के साथ क्या उसका फैक्टर होगा। तो हमें पता है कि जो एक कंप्लीट रेवोल्यूशन होती है वो हमारे पास होती है 360 डिग्रीज की। तो 360 डिग्री को आप 90 से डिवाइड करें तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1/4 ऑफ दिस, यानी कि ये इसके 360 के 4 पार्ट्स हम करें तो ये 90 में डिवाइड होता है। तो एक 90 डिग्री जो है वो 360 का 1/4 पार्ट उसका बनता है, चौथा हिस्सा उसका बनता है। सो द राइट ऑप्शन विल बी 1/4 ऑफ द फुल रेवोल्यूशन। सो राइट ऑप्शन इज A 1/4। नेक्स्ट है जी द टाइम इन विच half of the given number of the radioactive nuclei decay। ये हाफ लाइफ की डेफिनेशन है, डायरेक्ट डेफिनेशन ही उन्होंने पूछ ली है कि उस वो टाइम जिसके अंदर किसी भी जो रेडियोएक्टिव न्यूक्लियाई होता है उसकी हाफ अमाउंट जो वो डिके आउट हो जाए तो उसको हम हाफ लाइफ ऑफ द रेडियोएक्टिव एलिमेंट कहते हैं। ये हाफ लाइफ की डेफिनेशन है। सो ए विल बी द राइट ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कहता है अ फेज डिफरेंस ऑफ 90 इज इक्वल टू, फेज डिफरेंस ऑफ 90 किसके इक्वल होता है, हमें पता है जो 180 है वो पाई रेडियंस के इक्वल होता है। अगर हम इसको 2 पे डिवाइड करें, पाई बाय 2 को भी 2 से डिवाइड करिए, हमारे पास आ जाएगा 90। तो 90 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाय 2 रेडियंस। तो राइट ऑप्शन हमारे पास आ जाएगा बी इज इक्वल टू पाई बाय 2 रेडियंस।
अगली नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी ऑफ अ मटेरियल इज कॉल्ड। ये भी डेफिनेशन है कि रेसिप्रोकल का जो इसका रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल होता है वो हमारे पास कंडक्टिविटी होता है। तो कंडक्टिविटी और रेजिस्टिविटी आपस में रेसिप्रोकल है, सो द राइट ऑप्शन विल बी बी, कंडक्टिविटी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द बाल्मर सीरीज ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम अपीयर्स इन दी। तो जो बाल्मर सीरीज है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में, उसको बड़ी दफा इसको स्टडी भी किया हुआ है कि बाल्मर सीरीज जो है वो इलेक्ट्रॉनिक जो ट्रांजिशन होती है हायर एनर्जी लेवल से N2 लेवल तक, उसकी वजह से प्रोड्यूस होती है और ये अमूमन विजिबल रीजन में होती है। सो द राइट ऑप्शन विल बी डी, विजिबल रीजन। नेक्स्ट है जी, अ बॉल इज थ्रोन इनटू द एयर विद अ सर्टेन वेलोसिटी। एक बॉल है, उसको एयर में एक वेलोसिटी के साथ फेंका गया है, v वेलोसिटी के साथ, वो एक एंगल थीटा बना रही है हॉरिजॉन्टल के साथ। इफ एयर रेजिस्टेंस इज नेग्लेक्टेड, हम एयर रेजिस्टेंस जो एयर ड्रैग उसको नेग्लेक्ट कर रहे हैं, देन एट मैक्सिमम हाइट उसकी वेलोसिटी क्या होगी। अगेन हम प्रोजेक्टाइल मोशन की बात कर चुके हैं कि एक प्रोजेक्टाइल को जब लॉन्च किया जाता है विद अ सर्टेन एंगल विद वेलोसिटी v, तो जब ये ऊपर मूव कर रहा है, हम एयर ड्रैग को नेग्लेक्ट कर देते हैं, तो उसकी मैक्सिमम हाइट के ऊपर आप देखेंगे कि उसकी मैक्सिमम हाइट के ऊपर जो उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो कांस्टेंट रहता है, और उसका वर्टिकल कंपोनेंट है वो उसका वर्टिकल कंपोनेंट जो है वो जीरो हो जाता है, ये वाला, और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है ये रहता है। तो विच मींस कि इसकी वेलोसिटी मिनिमम तो हो जाती है बट जीरो नहीं होती। सो उसकी जो वेलोसिटी है वो मिनिमम है बट नॉट सर्टेनली इक्वल टू जीरो। सो द राइट ऑप्शन विल बी डी। ओके जी, नेक्स्ट जो हमारे पास स्टेटमेंट है, दैट इज कैनन इज प्लेस्ड on a smooth surface. When it fires a shell, the cannon moves backward. This recoil occurs due to सिंपल। ये तो हम बहुत दफा बात कर चुके हैं कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट पे एक्शन होता है तो उसकी वजह से रिएक्शन प्रोड्यूस होता है जो इक्वल होता है बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन होता है। जब कैनन बॉल को या शेल को फायर करेगी तो एज अ रिएक्शन जो कैनन है वो बैकवर्ड मूव करेगी। न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन जो है वो उसको एक्सप्लेन करता है। नेक्स्ट, इफ द सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ एन इनफाइनाइट शीट इंक्रीजेस बाय 25%, कि अगर एक जो चार्ज शीट है उसकी जो आप इंक्रीज करते हैं चार्ज डेंसिटी बाय 25%, तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो फार्मूला दैट इज E इज इक्वल टू सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है टुवर्ड्स द चार्ज डेंसिटी। तो अगर आप चार्ज डेंसिटी को 25% बढ़ाएंगे तो हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड है दैट विल आल्सो इंक्रीज बाय 25%, व्हिच मींस इट विल इक्वल टू 1.25, यानी कि वो भी 25% ही इंक्रीज करेगा। यानी कि जिस तरह आप सरफेस चार्ज डेंसिटी को इंक्रीज करेंगे वैसे वैसे उसका इलेक्ट्रिक फील्ड भी इंक्रीज करेगा। अगर आप सरफेस चार्ज डेंसिटी को बाय 25% इंक्रीज करते हैं तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो भी 25% की वैल्यू से इंक्रीज करेगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, एन इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड फ्लोज थ्रू अ पाइप, कि एक पाइप से जो इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड है वो फ्लो कर रहा है और वो पाइप हो रहा है नैरो, यानी कि ये हमारा पाइप जो है वो नैरो हो रहा है तो किसी एक पॉइंट पर जाके, तो जो फ्लूइड की स्पीड है वो इंक्रीज हो जाएगी इन दैट रीजन टू मेंटेन। तो स्टूडेंट्स ये चीज जो है वो हम पढ़ चुके हुए हैं इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड की इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी में। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या कहती है, A1V1, यानी कि एरिया और वेलोसिटी की जो प्रोडक्ट है दैट विल रिमेन्स द सेम, व्हिच मींस कि अगर एरिया को नैरो किया जा रहा है तो वेलोसिटी मस्ट बी इंक्रीज टू मेंटेन द मास फ्लो रेट, क्योंकि मास फ्लो जो है वो कांस्टेंट रहता है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी के अंदर। तो अगर आप एरिया को नैरो करेंगे वेलोसिटी इंक्रीज कर जाएगी, अगर एरिया को बड़ा करेंगे तो वेलोसिटी जो है वो डिक्रीज कर जाएगी। सो द राइट ऑप्शन विल बी सी, कांस्टेंट मास फ्लो रेट। ओके जी, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, इन अ पाइप ऑफ वेरिंग क्रॉस सेक्शन एज फ्लूइड एंटर्स द नैरोअर रीजन, कि अगर नैरो रीजन में जो फ्लूइड एंटर होता है तो यहां पर अगेन हमारे पास बर्नौली प्रिंसिपल आ जाता है जो ये कहता है कि अगर फ्लूइड स्पीड जो है वो इंक्रीज होती है तो उसका जो प्रेशर है वो डिक्रीज हो जाएगा। पीछे हम इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी में पढ़ चुके हैं कि अगर जो सेक्शन है वो नैरो होगा उसकी स्पीड इंक्रीज होगी, और आगे बर्नौली हमें ये बताता है कि अगर उसका स्पीड इंक्रीज होती है तो उसका जो प्रेशर है वो क्या हो जाएगा, वो डिक्रीज हो जाएगा। तो विद हाई वेलोसिटी जो प्रेशर है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, लो प्रेशर होगा। सो द राइट ऑप्शन विल बी बी, हाई वेलोसिटी लो प्रेशर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, इज the curved shape of an airplane wing causes air to move faster over the top surface, this leads to। अब जो कर्व सरफेस होती है प्लेन की, उस कर्व सरफेस की वजह से जो एयर है उसकी ऊपर वाली साइड पे फास्टली मूव करती है। तो बाय बर्नौली इक्वेशन वी नो दैट with the
इंक्रीज इन द स्पीड द प्रेशर विल बी डिक्रीज। तो जो उसका बॉटम पार्ट है उस पर प्रेशर जो है वो इंक्रीज होगा, अपर पार्ट में प्रेशर डिक्रीज होगा, दैट इज व्हाई इट प्रोवाइड द थ्रस्ट। तो लोअर प्रेशर जो होगा वो टॉप के ऊपर जो उसके विंग के नीचे जो प्रेशर उसको इंक्रीज करवाएगा और जिसकी वजह से जो प्लेन है वो फ्लो करते हैं। तो राइट ऑप्शन विल बी लोअर प्रेशर ऑन दी टॉप। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, द प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम डू नॉट एग्जिट ड्यू टू। अब एज वी नो प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्जेस होते हैं, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स जो है सारे प्रोटॉन्स ही होते हैं, सबके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, जो उनकी कूलम फोर्स है वो उनके एक दूसरे की तरफ से दूर धकेलती है। तो देयर मस्ट बी सम काउंटर फोर्स, अदरवाइज जो न्यूक्लियस है वो फट जाएगा, वो टूट जाएगा, अलग हो जाएगा। तो वो जो काउंटर फोर्स है जो उन तमाम प्रोटॉन्स को हेल्ड करके रखती है न्यूक्लियस के अंदर, दैट इज अ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। दैट स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स इज द काज कि जो न्यूक्लियस है वो स्टैंड करता है और प्रोटॉन्स उसके अंदर जो है वो कैप्चर रहते हैं। सो राइट ऑप्शन इज डी, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। ओके जी, नेक्स्ट है जी, मैकेनिकल वेव्स कैन नॉट ट्रैवल थ्रू आउटर स्पेस बिकॉज। मैकेनिकल वेव ऐसी वेव्स होती हैं जिनको ट्रैवल करने के लिए मीडियम चाहिए होता है, क्योंकि ये एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल में एनर्जी की शिफ्टिंग से मूव करते हैं। यानी कि जिस पार्टिकल पे आपने फोर्स लगाई है बाय एनी मीन, वो पार्टिकल अपनी एनर्जी को नेक्स्ट पार्टिकल में शिफ्ट करता है। इस तरह नेक्स्ट पार्टिकल से एनर्जी शिफ्ट होती है, तो मैकेनिकल वेव जो है वो मूव करती है। अगर पार्टिकल्स ही मौजूद ना हो, क्योंकि वैक्यूम की बात और ये वैक्यूम में पार्टिकल्स मौजूद नहीं है, तो एनर्जी की ये जो ट्रांजिशन है, एनर्जी की ये जो ट्रांसमिशन है, ये ब्रेक हो जाएगी। और अगर एनर्जी ही ट्रांसमिट नहीं होगी तो वेव भी मूव नहीं करेगी। सो ड्यू टू द लॉस ट्रांसमिशन विदाउट इंटरेक्टिंग पार्टिकल्स, तो हमारे पास जो वेव है वो मूव नहीं कर पाएगी। सो द राइट ऑप्शन इज डी, लॉस ट्रांसमिशन विदाउट इंटरेक्टिंग पार्टिकल्स। ओके जी, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, टर्मिनल वोल्टेज ऑफ अ सेल इक्वल टू इट्स ईएमएफ ओनली व्हेन। कि किसी भी सेल के जो टर्मिनल वोल्टेज है वो उसकी ईएमएफ के इक्वल कब होंगे। तो स्टूडेंट जब जो किसी सेल में से करंट फ्लो करता है तो उसके जो वोल्टेजेस हैं वो उसकी ईएमएफ के अंदर से वो करंट की वजह से पैदा होने वाली जो इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर है उसकी वजह से कुछ ना कुछ वोल्टेज ड्रॉप हो जाते हैं। तो रिजल्टेंट हमारे पास जो वोल्टेज आते हैं टर्मिनल पर, दैट इज ईएमएफ माइनस आईआर। दिस फैक्टर इज द रीजन, वो करंट जिसमें से फ्लो कर रहा है जिसकी वजह से इंटरनल रेजिस्टेंस प्रोड्यूस हो रही है, ये वो फैक्टर है जिसकी वजह से ओवरऑल वोल्टेज जो वो ड्रॉप हो जाते हैं। अगर हम उसमें से करंट फ्लो ना करवाएं, विच मीन आई इज इक्वल टू जीरो, करंट फ्लो ना करवाएं तो ये फैक्टर भी जीरो हो जाएगा, तो ओवरऑल वोल्टेज जो है वो ईएमएफ के इक्वल होंगे। सो द ओनली कंडीशन फॉर विच द टर्मिनल वोल्टेज ऑफ एन सेल इज इक्वल टू इट्स ईएमएफ इज दैट देयर मस्ट बी नो करंट फ्लोइंग। अगर हम कोई करंट उसमें से फ्लो नहीं करता तो उसके जो टर्मिनल वोल्टेज होगा वो उसकी ईएमएफ के इक्वल होगा। ओके जी, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, lenses loss are related, that is a loop mover towards a stationary magnet, the induced current will be। हमें पता है कि जो एक करंट कैरिंग कंडक्टर होता है उसके अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड होता है, और वो अगर हम उस करंट कैरिंग कंडक्टर को किसी दूसरे मैग्नेटिक फील्ड में लेकर जाएं तो उस कंडक्टर के ऊपर एक फोर्स जो है वो फील होती है। अब लेंज़ेस लॉ ये कहता है कि ये जो इंड्यूस ईएमएफ है ये अपने काज को अपोज करता है। अब कौन सी चीज उसको प्रोड्यूस कर रही है इस इंड्यूस ईएमएफ को? द मोशन ऑफ द कंडक्टर व्हिच इज काजिंग द चेंज इन द मैग्नेटिक फ्लक्स। तो उस मोशन ऑफ कंडक्टर को जो अपोज करेगा वो ईएमएफ जो इंड्यूस हुई है, सो उसकी मोशन अगर टुवर्ड्स द मैग्नेटिक फील्ड है तो उसके अंदर प्रोड्यूस होने वाला करंट और उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, वो आपस में एक दूसरे को रिपेल करेंगे और वो अपने काज को अपोज करेगा, उसकी मूवमेंट को अपोज करेगा। सो ये ट्राई करेगा उस कंडक्टर को मैग्नेट की तरफ जाने से, क्योंकि उसके जाने से ही करंट प्रोड्यूस हो रहा है। तो जो प्रोड्यूस हो रहा है वो अपने काज को अपोज करेगा। काज क्या है? टुवर्ड मूवमेंट टुवर्ड्स द मैग्नेट, तो ये उसको स्टॉप करने की कोशिश करेगा। सर राइट ऑप्शन इज ट्राई टू स्टॉप द अप्रोच। ओके जी, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, द एनर्जी ऑफ अ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन डिपेंड अपॉन दी। तो जो एम्पलीट्यूड होता है किसी भी सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर का, फॉर एग्जांपल अगर आपके पास एक पेंडुलम ही है तो पेंडुलम का जो एम्पलीट्यूड होता है वो इसकी एनर्जी का जिम्मेदार होता है। सो द राइट ऑप्शन विल बी डी, इज इक्वल टू एम्पलीट्यूड। ओके जी, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, वेव दैट हैज द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी एंड पेनिट्रेटिंग पावर। तो अगर हम स्पेक्ट्रम देखें तो उसमें गामा रेज जो है वो ऐसी रेज है जिनकी फ्रीक्वेंसी हाई होती है और इस वजह से उनकी जो पेनिट्रेटिंग पावर है वो भी ज्यादा होती है। सो राइट ऑप्शन इज सी, गामा रेज।
Okay, the next idea, according to the first law of thermodynamics, when heat flows into a system and no work is done, the internal energy of the system is. So, the first law of thermodynamics है वो ये कहता है कि अगर आप किसी सिस्टम को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, हीट प्रोवाइड करते हैं, तो वो हीट उसके इंटरनल टेम्परेचर में, उसकी इंटरनल एनर्जी में इजाफा करेगी और साथ ही साथ उस सिस्टम पर वर्क करेगी। तो हम उसको मैथमेटिकली रखते हैं डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू माइनस डब्ल्यू। अब यहाँ पे चूंकि ये कहा यह जा रहा है कि वर्क डन जो है वो कोई नहीं हो रहा सिस्टम की तरफ से, तो विच मीन जितनी उसको हीट सप्लाई की जा रही है, जितनी उसको एनर्जी दी जा रही है, वो सारी की सारी उसकी इंटरनल एनर्जी में चेंज लेके आएगी, दैट इज डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू। सो द राइट ऑप्शन इज इंक्रीज इन द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। सो राइट ऑप्शन इज ए। ओके जी, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन जो लास्ट क्वेश्चन है, दैट इज इफ द लेंथ ऑफ अ कंडक्टर इज मेड 4 टाइम इट्स ओरिजिनल लेंथ, इट्स रेजिस्टेंस बिकम। ये कंडक्टर है, उसकी जो लेंथ है उसको हम 4 टाइम इंक्रीज कर रहे हैं, तो उसका जो रेजिस्टेंस है उसके ऊपर क्या इफेक्ट होगा। सो हमें रेजिस्टेंस का फार्मूला पता है, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो एल ओवर ए, और यहां पर रेजिस्टिविटी चूंकि मटेरियल हमने सेम रखा हुआ है तो उसकी रेजिस्टिविटी जो है वो सेम रहेगी, और उसका जो एरिया है वो भी हमने सेम रखा हुआ है, तो विच मींस कि जो रेजिस्टेंस है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होगी उसके लेंथ के। अगर लेंथ को आप 4 टाइम्स कर रहे हैं तो उसकी जो रेजिस्टेंस है वो भी 4 टाइम्स ही इंक्रीज होगी। सो राइट ऑप्शन इज डी, 4 टाइम। तो स्टूडेंट्स ये था जो आज का एमडीकेट का जो पेपर हुआ है उसका फिजिक्स का पोर्शन। होपफुली ये जो वीडियो है आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रही होगी। अगर आपने अभी तक एमके प्रिपरेशन का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें, ताकि आपको जॉब से रिलेटेड, एजुकेशन से रिलेटेड, आपके कोर्सेज से रिलेटेड नई अपडेट्स जो हैं और नई वीडियोस जो हैं वो बर वक्त मिलती रहें। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक करें और शेयर करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट सेशन तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।